Hello students, we are going to start with civics chapter number 2. The name of the chapter is Role of the Government in Health. Introduction part we'll start. We all live in a democratic country. यहाँ पे जो हमारी सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है. तो फिर सरकार का क्या काम होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए कि वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, है ना. आपको पता है हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं, डेली नीड्स होती हैं जो गवर्नमेंट फुलफ़िल कर सकती है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छी पढ़ाई, हेल्थ फैसिलिटीज़, नौकरी, घर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड कर सकता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है. और ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं, है कि नहीं? This is also very important for each and every citizen living in this country. इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें तो नहीं पढ़ेंगे, बट हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ हेल्थ. इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हेल्थ का क्या मतलब होता है और हमारे देश में हम लोगों को ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जो हेल्थ से रिलेटेड होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर इन डिटेल. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हेल्थ क्या है. व्हाट इज़ हेल्थ? चिल्ड्रन, जब हम बोलते हैं कि हमारा शरीर में कोई भी तरीके की बीमारी नहीं है, वी आर फ्री फ्रॉम इलनेस और एनी टाइप ऑफ इंजरीज, तब हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्थी है. अब हम अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? तो उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं. जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. अगर वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई बीमारी से सफ़र करेंगे. अगर वहाँ पे पानी हमें प्रॉपर क्लीन मिल रहा है तो फिर हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी. अगर हमारे शरीर को जितने खाने की रिक्वायरमेंट है उतना हेल्दी फूड अगर हम खा रहे हैं तो भी हमारा बॉडी जो है वो फिट रह सकता है. तो हेल्दी रहने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, pollution free environment, adequate or the sufficient amount of food, proper living conditions. If these all things are there, so definitely हम लोग healthy रह सकते हैं. इलनेस से हम लोग काफ़ी दूर रह सकते हैं. ठीक है. अगर ये यहाँ पे हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, या हमारे यहाँ जो जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं वो बहुत गंदी है, सराउंडिंग्स हमारी क्लीन नहीं है, तो फिर हम इलनेस हमें छोड़ नहीं सकती, वो हम हमेशा बीमार ही बने रहेंगे. तो सिर्फ ये हुई फिज़िकल बात. जब हमारा शरीर यानी जो हमारी बॉडी है फिज़िकली जब हम फिट होते हैं तो हम हेल्दी कहलाते हैं. बहुत सही बात है ये. पर अगर मैं बोलूँ कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है फिर भी मेरा काम करने में मन नहीं लगता है, मेरे को बहुत नर्वसनेस होती है, मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे स्ट्रेस पहुंचा रही हैं. जब मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो क्या आपको लगता है कि आप हेल्दी हो सकते हो? इसीलिए मेंटली और फिज़िकली फिट होना ही एक हेल्दी पर्सन की कंप्लीट डेफिनेशन होती है. अ पर्सन शुड बी फिज़िकली एंड मेंटली फिट, तभी क्या कहलाएगा वो हेल्दी. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस. एंशियस मतलब जब घबराहट या नर्वसनेस हो, स्कैर्ड यानी डरना, डर लगे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब हम बोलेंगे कि हमें कुछ ना कुछ मेंटल प्रॉब्लम है. और इसीलिए हम बोल नहीं सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ हेल्दी. तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन अ पर्सन इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट देन अ पर्सन इज़ सेड टू बी हेल्दी. होप सो आपको हेल्थ की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, वो है हेल्थ केयर इन इंडिया. हम लोगों के यहाँ पे क्या हेल्थ से रिलेटेड हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? क्या वो फैसिलिटीज़ सफिशिएंट है? हमारे देश में क्या ऐसा प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं? अब यहाँ से हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आपको यहाँ पे 2 कॉलम दिख रहे होंगे. दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड कॉलम.
पहले हम फर्स्ट कॉलम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर सेकंड कॉलम पे आएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे तो इसमें लिखा है कि इंडिया मेडिकल कॉलेजेस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। और आपको पता है जब कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। एवरी ईयर अराउंड मोर देन 30,000 डॉक्टर्स हमारे यहाँ से हर साल बन के निकलते हैं। सोचिए, यानी हम बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हुआ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिकल कॉलेजेस एंड डॉक्टर्स। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा टाइमली बढ़ती जा रही है। पहले हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे वो बहुत कम थे। अगर आप 1950 की बात करोगे तो देखोगे आप उसमें सिर्फ 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे। पर आप जब 2017 की बात करोगे तो उसमें 23,583 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अब हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग हैं 2024। 2024 में आपको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े होंगे? सो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हर साल बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हमको प्रोवाइड की जा रही है। फिर आते हैं, आपको पता है कई चीज़ों का जो ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में है वो बहुत अच्छा है। इसीलिए जब फॉरेन पीपल को पता चलता है कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इंडिया में बेस्ट है वर्ल्ड में, तो वो लोग हमारी कंट्री में आते हैं। जब फॉरेनर्स या बाहर से आए हुए जो लोग होते हैं वो टूरिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे कई सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम मैनी कंट्रीज़, बिकॉज दे फील लाइक कि इंडिया में ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू होल ऑफ वर्ल्ड। अगर आप पूरी दुनिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है ये भी। नेक्स्ट, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का दुनिया में और कई दवाइयाँ वो दूसरे देशों में भेजता भी है, यानी एक्सपोर्ट करता है। कोरोना के टाइम में हमने देखा होगा कि इंडिया ने कितनी सारी मेडिसिन्स देकर दूसरी कंट्रीज़ की हेल्प करी थी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें, डॉक्टर्स भी हैं, मेडिसिन्स भी हैं और हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि हमारी कंट्री में डिजीज़ेस अभी भी हैं और लोग काफ़ी प्रॉब्लम में हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है हेल्थ केयर को लेकर। क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? चलिए वो हम जानते हैं। आपको पता है डॉक्टर्स जब बन जाते हैं तो वो अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल्स खोलना प्रेफर करते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ गाँव भी है, रूरल एरियाज़ भी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, राइट। अब प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ के लोग जब बीमार होते हैं तो उनके एरिया में उनको डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डॉक्टर्स कहाँ पे अपना सेटल हो जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में। तो इसीलिए पीपल को क्या करना पड़ता है, लोगों को लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए। और जितनी पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में है उनसे कई कम डॉक्टर्स रूरल एरियाज़ में अवेलेबल हैं, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, कई बीमारियां हैं हमारे यहाँ पे जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। सिंस इंडिपेंडेंस ट्यूबरक्लोसिस हमारी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही है और हर साल कम से कम नहीं तो 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो सबसे ज़्यादा लंग्स पे अफेक्ट करता है, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी करता है जैसे किडनी वगैरह पे, पर सबसे ज़्यादा उसका असर लंग्स पे देखा जाता है। मलेरिया एक दूसरी बीमारी है जो हर साल 2 मिलियन केसेस तो हमारे कंट्री में बनते ही हैं और ये नंबर डिक्रीज़ हो ही नहीं रहे हैं। तो ये नेक्स्ट है कि कई बीमारियों का इलाज अभी तक हमारी कंट्री के पास प्रॉपर नहीं है और वो बीमारियां आके लोगों की जान तक ले लेती है।
नेक्स्ट आते हैं, कई फैसिलिटीज़ हैं जिसे मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे या कंटामिनेटेड फूड खाएंगे तो डेफिनेटली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे कई बीमारियाँ होती हैं जो वाटर बॉर्न होती हैं, यानी पानी की वजह से फैलती हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत ज़रूरी है। एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल, 21% जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ वाटर बॉर्न होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है डिजीज़ दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। डायरिया मतलब जिसमें वाटर लॉस होता है, लूज मोशंस, वॉमिटिंग के थ्रू पानी हमारे शरीर से निकलता है और पानी की कमी हो जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, फूड सप्लाई। लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, या कोई भी रीज़न हो सकता है। जब बच्चों को एडिक्वेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा खाने के लिए, तो उनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। फिज़िकली मेंटली वो दोनों तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चे अंडर नरिश्ड रह जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए, जब हमने पहला बॉक्स, पहला कॉलम पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर्स हैं, कॉलेजेस हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं। पर जब आप सेकंड कॉलम देखा हमने, तब पता चला कि कितनी प्रॉब्लम्स और कितनी डिजीज़ेस आज भी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं। तो कोई ना कोई सल्यूशन तो होना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे ही थोड़ी ना हम अपने देश के लोगों को बीमारियों से मरते हुए देख सकते हैं। सो some steps should be taken by the government as well as by the people in order to stop such type of diseases, right? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं कि क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में चले गए, अंदर क्या कौन कौन होना चाहिए? नर्सेज, डॉक्टर्स। चलिए, नर्सेज डॉक्टर्स भी अवेलेबल हो गए हमको। अब क्या होना चाहिए हमारे पास? प्रॉपर वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होने चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल्स क्यों होने चाहिए? ताकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स, नर्सेज और वो पूरी जो टीम है वो हमारी बीमारियों को डायग्नोस कर सकें। तो क्या बिना इंस्ट्रूमेंट के वो डायग्नोस कर सकते हैं? तो वहाँ पे प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पे लैब्स होनी चाहिए ताकि वो हमारी बीमारियों को टेस्ट कर सकें, राइट। फिर उसके बाद एम्बुलेंस सर्विसेज और ब्लड बैंक्स जैसी सर्विसेज भी रिक्वायर्ड होती है कई केसेस में, है ना। हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए, मेडिसिन्स होना चाहिए। ऑल दीज कम्स अंडर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर डेफिनेटली लोगों का प्रॉपर इलाज हो सकता है। तो इन फैसिलिटीज़ का ध्यान कौन रख सकता है? इन फैसिलिटीज़ का ध्यान गवर्नमेंट रख सकती है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है तो। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। तो अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की पूछा जाए तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स रिक्वायर्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। इफ़ दीज थिंग्स आर अवेलेबल देन डेफिनेटली हमको जो बीमारी है या हमें प्रॉब्लम्स जो भी हो रही है उसका सल्यूशन हमें मिल सकता है और उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो सकता है। ठीक है, मूविंग फर्दर। इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और हमारी कंट्री को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है कि किस तरीके से वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम चला सकते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वो होता है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। इनको बहुत अच्छे से पता है कि गांव में जो है लाखों हज़ारों लोग वहाँ पे रहते हैं और वहाँ तक ये सर्विसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेक्शन हमारा पॉपुलेशन का है वो गाँव में है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप एक और चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं हम मेडिकल साइंस में। हम लोगों के पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ और टेक्निक्स आ चुकी है जिससे प्रॉपर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं
जितने भी हमारे यहाँ पे पेशेंट्स होते हैं बाय यूजिंग दीज न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। पर जब हमने सेकंड कॉलम पढ़ा था तब पढ़ा था कि हमारी कंट्री में कितनी पुअर हेल्थ सिचुएशन है। इतना पॉजिटिव डेवलपमेंट होने के बाद भी हमारी कंट्री के लोगों को प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। अब यहाँ पे क्रिएट होता है कन्फ्यूजन की सिचुएशन। एक तरफ हम बोल रहे हैं सारी चीज़ें हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन्स हैं, सब कुछ है, टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि पुअर हेल्थ कंडीशंस है हमारे यहाँ पे, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो स्टेटमेंट्स हुए। एक एक ही टॉपिक पे दो हम अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि आपस में बहुत कंफ्यूजिंग है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, अपने आप में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ हम सही माने और क्या चीज़ गलत माने। जब ऐसा कन्फ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट होता है तब हम उसको पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, अ सिचुएशन और स्टेटमेंट विद टू और मोर पार्ट्स दैट सीम टू बी वेरी स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को अपोजिट चीज़ें सुनने को मिल रही है। आवर कंट्री हैज़ मनी, नॉलेज, पीपल विथ एक्सपीरियंस, बट वी कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। क्या कारण है, हम और रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी वाई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? मूविंग फर्दर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं अब यहाँ पे। ये स्टोरी अमन और रंजन की है। ठीक है, एक और स्टोरी है वो इसमें मेंशन नहीं है, वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। पहले हम अमन रंजन की स्टोरी देखते हैं। अमन एंड रंजन बहुत अच्छे दोस्त हैं। रंजन जो है वो बहुत अच्छी फैमिली से आता है, यानी उसके पेरेंट्स बहुत रिच हैं। अमन के जो पेरेंट्स हैं वो पुअर हैं, उनको डे टू डे लाइफ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब ये दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो वो बहुत दिनों बाद मिले हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे पता चला कि अमन को फीवर था। आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अमन ने कहा कि वो कहाँ गया था, हॉस्पिटल, क्योंकि उसको वायरल फीवर था। फिर रंजन ने कहा ओह मी टू, मीन्स रंजन को भी बुखार आ गया था और वो मंडे से ही उसने स्कूल ज्वाइन किया है। मेरे जो डैडी हैं, फिर ये आगे ही बता रहा है, मेरे जो डैडी हैं उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। वो जो नया हॉस्पिटल किंग्सवे पे, यानी किंग्सवे इज़ अ स्ट्रीट नेम, और वहाँ पे एक नया हॉस्पिटल खुला था, तो वहाँ पे उसके पापा लेकर गए हैं। बट ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी, इसके चेहरे पे देखो कितनी खुशी है जब ये बता रहा है। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग। डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसे खुशी मिलती है, बट फिर भी रंजन क्यों इतना खुश है वो जानते हैं। जब रंजन वहाँ गया तो जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही बड़ी थी और उसको ऐसा लग रहा था बिल्डिंग में जाने के बाद जैसे कि वो 5 स्टार होटल में आ गया हो। वेरी स्ट्रेंज। अब डैडी ने कहा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और इधर पे सारी ही बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। ठीक है, तो रंजन एज ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, उसके पेरेंट्स उसको ले जा सकते थे वहाँ पर। ठीक है, अब उसने फिर बाद में क्या बताया कि सबसे पहले जाते से ही उसके फादर ने रिसेप्शन पे क्या किया, 500 रुपीज़ पे करे ताकि वो डॉक्टर से मिल पाए। फिर उसके बाद उस हॉस्पिटल में इतनी सफाई थी, इतना क्लीन था सब कुछ, और वहाँ पे एक लाइट म्यूज़िक, नाइस म्यूज़िक वहाँ पे बज रहा था, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा था रंजन को, है ना, एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर आस्क्ड मी फॉर मैनी टेस्ट। उसके बाद उससे डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद वो लोग जब टेस्ट करने गया, ये रंजन करवाने गया, तो वो लोग बहुत फ्रेंडली थे। जो लेडी उसका ब्लड ले रही थी, निकाल रही थी, वो उससे बातें कर रही थी, बहुत सारे जोक सुना रही थी उसको, ताकि जो उसको दर्द है वो महसूस ना हो। फिर जब टेस्ट रिज़ल्ट आया तो फिर से हम डॉक्टर के पास गए। उसने मुझसे कहा
उन्हें कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, कोई घबराने की बात नहीं है, इसको सिर्फ वायरल फीवर है, और उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करी। ठीक है, अब क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या क्या बताया, अब उसको कैसे लेना है। उसने बोला ये जो पिंक पिल है, यानी जो गोली है पिंक गोली, वो आपको दिन में 3 बार लेनी है। वाइट टैबलेट जो है वो आपको सोने से पहले लेनी है। बॉडी एक, यानी जो शरीर में दर्द है उसके लिए है ये एक सिरप। डोंट वरी, ये सिरप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें वो बता रहा है जब वो कहाँ गया था, डॉक्टर के पास गया था। फिर रंजन ग्रीट किया उसने डॉक्टर को, सेड थैंक यू, आई फील बेटर ऑलरेडी। उसको पहले से ही विदाउट मेडिसिन वो अच्छा फील करने लगा था। यहाँ तक की बात समझ आ गई। तो रंजन ने अपनी कहानी सुनाई, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। You see, I have been dying to tell you all about it. But what about you? Which hospital did you go? तो अमन से बोला था मैं ये सब बताने के लिए बहुत उत्सुक था, और तुम कहाँ गए थे, तुम कौन से हॉस्पिटल में गए थे। तो फिर अमन ने बताया इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स, वो हॉस्पिटल तुम्हारे जैसा अच्छा नहीं था। अब्बा तो पहले मुझे ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, दिस इज़ क्लियर, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पढ़ते हैं हम, एंड इट रियली डिड, जब उसने कहा और ऐसा हुआ भी। जब हम वहाँ पे गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था वो, तो हमको एक लंबी लाइन में लगना पड़ा एट द ओपीडी काउंटर। ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पे पेशेंट विजिट करता है पहले, फिर डॉक्टर से वो रेगुलर रूटीन चेकअप के लिए यहीं इसी के काउंटर के बाद जाता है। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। वो बहुत बीमार था और उसको अपने अब्बा का सहारा लेना पड़ रहा था। फिर जब हमारी टर्न आई तो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया और उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए कहा। जब हम ब्लड टेस्ट के लिए गए अगेन, बाहर हमको फिर से वहाँ पे खड़ा होना पड़ा। वहाँ पे भी लंबी लाइन लगी हुई थी। पीपल, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे क्योंकि वहाँ पे सभी लोग टेस्ट करवाने आए होंगे। फिर जब हमको टेस्ट रिपोर्ट मिली, 3 दिन बाद मिली, हाल के हाल नहीं मिली, तो हम फिर से हॉस्पिटल गए। जब हम वहाँ दोबारा गए तो हमको फिर दूसरे डॉक्टर मिले, यानी जो पहले डॉक्टर को उसने दिखाया था वो डॉक्टर वहाँ थे ही नहीं। यहाँ पे फिर डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी से अपना कार्ड दिखाओ, शो मी हिज ओपीडी कार्ड। जब वो देखा, टेस्ट रिजल्ट्स देखा, तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है भीड़ बहुत है और जल्दी जल्दी पेशेंट्स को देखना है। फिर यहाँ पे डॉक्टर ने कहा ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर। इसको वायरल फीवर है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन उन्होंने दे दी। मेरा हॉस्पिटल अच्छा तो था, बट दे गेव मी टू मैनी मेडिसिन्स। अब रंजन यहाँ कहता है एक मेडिसिन, मुझे तो बहुत सारी मेडिसिन्स दी। तो यहाँ पे रंजन का कहना था कि मुझे तो बहुत सारी मेडिसिन्स मिली और उसमें कम से कम वो आई मेडिसिन्स मोर देन 3500 रुपीज़ की। तो फिर अमन ने बताया कि नहीं नहीं, उसका ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं था, उसको मेडिसिन सिर्फ 150 तक में उसको मिल गई। अंडरस्टूड, ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपने 2 हॉस्पिटल्स देखा, नाम सुना होगा। फर्स्ट इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड सेकेंड इज़ पब्लिक हॉस्पिटल। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन होती है, और प्राइवेट फैसिलिटीज़ वो होती है जो गवर्नमेंट का इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, प्राइवेटली वो ओन्ड होती है, कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू वो खोला जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को डिटेल में पढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सर्विसेज को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक और स्टोरी बताती हूँ, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख एक पर्सन था जो पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति का मेंबर था, यानी आप बोल सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल की कहानी है। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए काम करती है।
कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। फिर क्या हुआ, 1992 की ये कहानी है। शाम को हकीम शेख जब ट्रैवल कर रहा था ट्रेन से, तो वो नीचे गिर गया एक्सीडेंटली, मतलब एकदम से वो नीचे रनिंग ट्रेन से गिर गया और उसके सर पे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो गई थी और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। वेस्ट बंगाल की कैपिटल का नाम है कोलकाता। पर डॉक्टर्स ने वहाँ पे उसको एडमिट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास खाली बेड नहीं है, सारे बेड हमारे भरे हुए हैं। जल्दी जल्दी फिर उसको दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं जो हकीम शेख का ट्रीटमेंट कर सकें। यहाँ तक की बात समझ में आई? अब ऐसे करते करते उनको 14 घंटे हो गए, उनकी हालत इतनी क्रिटिकल थी। उनको 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लेकर गए, पर उन्होंने किसी भी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया। फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए। यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिला। वहाँ पे उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसा देना ही पड़ता है। यहाँ पे जो लोग थे वो बहुत गुस्से में थे, उनको बहुत दुखी भी थे कि किस तरीके का एटीट्यूड उनको देखने को मिला। हॉस्पिटल्स ने उनकी ऐसी कंडीशन देखने के बाद भी एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। जब हकीम शेख सही हुए तो उन्होंने कोर्ट में ये केस फाइल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी गलती थी। हकीम शेख की जान भी जा सकती थी। ये स्टोरी आपको समझ में आई? अब आगे देखते हैं कि कोर्ट ने क्या फैसला लिया। उसको जानने से पहले हम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, और जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होता क्या है। पब्लिक हेल्थ सर्विस एक हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स की पूरी चेन होती है जो गवर्नमेंट रन करती है। इनका लिंक होता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में, और ये कॉमन प्रॉब्लम्स यानी कॉमन जो इलनेस होती है और स्पेशल सर्विसेज तक सारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिसमें नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। क्या क्या चीज़ें समझ में आई? पहली चीज़, इट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। अर्बन और रूरल दोनों एरियाज़ को ये कवर करते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विसेज। विलेज लेवल पे एक नर्स हेल्थ सेंटर्स होते हैं जिसमें नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखो, यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जाती है हेल्थ वर्कर और नर्सेस को, ताकि ये कॉमन इलनेसेस को आराम से रिजॉल्व कर सकें। इनका काम एक डॉक्टर के सुपरविजन में होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर में। सेंटर्स जो हैं बहुत सारे विलेजेस, ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ये बहुत सारे विलेजेस को कवर करता है रूरल एरियाज़ में। तो विलेज लेवल पे, रूरल एरियाज लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिला की बात करें, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो हेल्थ सेंटर्स को भी सुपरवाइज यानी उनकी देखरेख भी करते हैं। जो गांव में हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी देखरेख डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी करता है। बड़े बड़े शहरों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसा अमन गया था, याद है ना अमन और रंजन की कहानी। हेल्थ सर्विस पब्लिक इसलिए कहलाता है, उसके कई सारे कारण होते हैं। पहली चीज़, ये पब्लिक इसलिए है क्योंकि ये हेल्थ फैसिलिटीज सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है। ऑल द सिटीजन्स आर कैन बी टेकन और दे कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर देयर ट्रीटमेंट, राइट। दूसरा, यहाँ पे जो सरकार के पास पैसा आता है, कहाँ से आता है सरकार के पास पैसा? जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, वो जो टैक्स से सरकार के पास पैसा जाता है, वो पैसे का इस्तेमाल हेल्थ फैसिलिटीज़ में सरकार लगाती है, ताकि जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनकी सर्विसेज को वो रन कर सकें, ठीक है। तो जो भी रिसोर्सेज रहती हैं हॉस्पिटल को रन करने के लिए, वो उन्हीं पैसों से खरीदी जाती है जो पब्लिक ने गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे किया होता है, ठीक है। ये फैसिलिटीज़ सबके लिए होती है,
सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। या तो वो फ्री में लोगों तक पहुंचाई जाती है, या जो भी चार्जेस होता है वो बहुत कम लिया जाता है, ताकि जो पुअर है वो भी ट्रीटमेंट ले सके। समझ आ गया यहाँ पे? इसीलिए इसको पब्लिक कहा जाता है। लोगों के लिए यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? आगे और भी पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट के अलावा भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना भी पब्लिक ये गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों की मदद से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से कैंपेन्स रन करती है। कैसा कैंपेन्स? जैसे कि आपको पता है कि इस बरसात के मौसम में अगर पानी इकट्ठा हो जाता है तो मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है। तो अगर हमें बचाना है अपने आप को मलेरिया से, तो फिर मॉस्किटोज़ को ब्रीड होने से रोकना पड़ेगा, उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वाटर कूलर्स में पानी नहीं होना चाहिए, रूफ टॉप्स यानी जो छत है वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इकट्ठे पानी में मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाया जा सकता है थ्रू वेरियस कैंपेन्स। लोगों की मदद ली जा सकती है, इधर पे वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली जा सकती है, और गवर्नमेंट इस तरीके के कैंपेन्स चला सकती है ताकि वो कई बीमारियां, मलेरिया, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, डायरिया, चिकनगुनिया, इन जैसी बीमारियों से लोगों को बचा सके। ठीक है। क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को राइट ऑफ लाइफ जो है, जो हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारे पास, राइट टू लाइफ, वो सबका अधिकार होता है। अगर हॉस्पिटल हमको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है, यानी जो उनका उनको जो हमारी राइट टू लाइफ है, जो हमारा राइट है, अगर तो वो उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने में सफिश मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, दे आर नॉट केपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट अ राइट। तो ये बहुत गलत है। जैसे हकीम शेख के साथ यही हुआ था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, यानी उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट किया। तो कोर्ट ने फिर ये कहा, जब वो कोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया था, तब कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। इमरजेंसी सिचुएशन में तो ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टाफ ने जो है यहाँ पे ड्यूटी फुलफिल करना चाहिए बाय गिविंग दैम द प्रॉपर ट्रीटमेंट। देयरफॉर कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा, कौन की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी, उनसे कहा कि आप उनको पूरा पैसा पे करोगे जो उन्होंने ट्रीटमेंट पे अपना खर्च किया था। तो दिस वॉज अ पनिशमेंट गिवन बाय द court because they were unable to treat the patient properly in the government। ट्रीट किया उन्होंने, उनको एंट्री ही नहीं दी ड्यू टू वेरियस रीजंस कि डॉक्टर्स नहीं है, बैड नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हकीम शेख को अपनी लाइफ से मतलब उनकी लाइफ भी जा सकती थी। तो यहाँ पे किसकी गलती थी? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की गलती थी। होप सो कि आपको ये चीज़ें यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। चिल्ड्रन, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आएगा बहुत जल्दी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।